आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स। आज फिजिक्स की हम बात करें तो सबसे पहले इसका जो पर्पस है हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, जैसे नीट, जेडबलई, सीईटी, बोर्ड सिलेबस, हम इसको पढ़ किसके ले रहे हैं और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, पढ़ने का तरीका क्या है। अगर हमें ये सबसे पहले पता चल जाए तो पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। नहीं तो पता चलता है कि पूरा सिलेबस पढ़ के ख़त्म हो जाता है या प्लीज पढ़ के ख़त्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि पढ़ना क्या है और क्यों पढ़ रहे हैं लोग। तो बात करते हैं सबसे पहले इन एग्ज़ाम्स की, और इसमें फिजिक्स का रोल प्ले क्या है वो समझते हैं। ठीक है, देखो फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, चाहे वो नीट हो, चाहे जेडबलई हो, चाहे सीईटी हो, चाहे बोर्ड हो, ये कोई भी एग्ज़ाम हो, इन सभी एग्ज़ाम्स पे फिजिक्स का रोल प्ले ये है कि इसमें पीसीएमबी में सबसे टफेस्ट पार्ट, ये सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट माना जाता है फिजिक्स, ना ही मैथ्स ना ही बायोलॉजी। क्योंकि इसमें अगर आप जब भी नीट का एग्ज़ाम हो, जेई का एग्ज़ाम हो और सीईटी का एग्ज़ाम हो या बोर्ड का एग्ज़ाम हो, अगले दिन पेपर का रिव्यू पढ़ के देखिए कि सबसे टफ पेपर कौन सा था। तो मैं आपको एश्योर करता हूँ दोस्तों कि वो कौन सा सब्जेक्ट होगा, फिजिक्स। ओके, तो चलो अब हम बात करते हैं कि फिजिक्स टफ होता क्यों है या लगता क्यों है लोगों को। चलो देखते हैं। सबसे पहले आता है कि जो फिजिक्स सब्जेक्ट है ये टफ क्यों लगता है, और हमने जो एग्ज़ाम की बात की उनको देख लेते हैं। देखो, चाहे नीट हो, चाहे जेडबलई हो, चाहे सीईटी हो, चाहे बोर्ड हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, ये एग्ज़ाम लिए क्यों जाते हैं? एग्ज़ाम इसलिए लिए जाते हैं क्योंकि बच्चा जो है उसकी क्वालिटी और स्किल को चेक करने के लिए एग्ज़ाम लिया जाता है। ओके, ठीक है, ये बात कंफर्म हो गई। तो मैं अभी शुरुआत करता हूँ सबसे पहले फिजिक्स की कि आपको इसे किस तरीके से पढ़ना है। एक बात तो कंफर्म हो गई ना कि एग्ज़ाम कभी भी किसके लिए लिया जाता है, क्वालिटी और स्किल को टेस्ट करने के लिए। तो सबसे पहले फिजिक्स को देखते हैं। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स जो है ये जो है साइंस का ब्रांच है। इसका साइंस का ब्रांच है। ओके, ये किसके अंदर आता है? साइंस का ब्रांच। साइंस का ही ब्रांच है फिजिक्स। ओके, तो सबसे पहले हमेशा ध्यान रखना है कि हम जब स्टडी करें तो कहाँ से स्टार्ट करें? जीरो से। कहाँ से? जीरो से, ताकि आपके हर एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो, अच्छे से क्लियर हो। अगर ये अच्छे से क्लियर है तो आप कोई भी एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप कोई भी एग्ज़ाम दोगे, क्वेश्चंस में आपको हमेशा डाउट ही आएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ये साइंस। साइंस क्या है? साइंस जो है कोई भी इवेंट हो, कोई भी इवेंट हो, अगर हम उसकी सिस्टमेटिकली स्टडी करें, सिस्टमेटिक स्टडी करें, तो इसको क्या बोलते हैं हम? साइंस। सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एनी इवेंट। आपको पेन कॉपी साथ में लेना है और एक एक चीज़ों को ध्यान से सुनना है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हम जीरो से स्टडी करें। ओके, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एनी इवेंट इज नोन एज साइंस। ये सबसे पहली चीज़। तो अभी साइंस की सबसे पहली डिमांड क्या है कि जो स्टडी होगी वो कैसी होगी? सिस्टमेटिक। तो आपके अंदर ये सिस्टमेटिक स्टडी करने की जो क्वालिटी है, सभी ने पहले बचपन से सीख रखा है कि सबसे पहले जब पढ़ने बैठें तो सबसे पहले पेज, एक कॉपी, पेन लें, सिस्टमेटिकली बैठें, एक पानी का बॉटल पास में हो ताकि आपको जब कभी भी पानी की नीड हो तो आप पानी पी सकते हैं। पेज के लेफ़्ट साइड में या राइट साइड में डेट डालिए, जो भी पढ़ रहे हैं इसकी हेडिंग डालिए और नोट्स बनाइए। ये इसका बेसिक डिमांड है साइंस का। तो फिजिक्स का भी डिमांड ये होगा। ओके, चलो नेक्स्ट। साइंस अभी को कंफर्म हो गया। सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एनी इवेंट इज कॉल्ड साइंस। चलो मैं
केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशल साइंस इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ फिजिक्स की। तो अगली बात है फिजिक्स क्या होता है। क्लियर? फिजिक्स क्या होता है? तो फिजिक्स जो होता है सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नेचुरल इवेंट। ध्यान से सुनना, क्या? सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नेचुरल इवेंट्स एंड कैलकुलेशन ऑफ रिलेटेड टर्म्स। बात समझ में आई क्या? सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नेचुरल इवेंट एंड कैलकुलेशन ऑफ रिलेटेड टर्म्स। ओके, ये आपका फिजिक्स है। तो जो फिजिक्स का जो डेफिनेशन है या एक्चुअल डिस्क्रिप्शन है उसमें हमें क्या मिला? सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नेचुरल इवेंट। सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एनी इवेंट को क्या बोलते हैं हम? साइंस। तो मैं इसको क्या समझ सकता हूँ अपने लिए कि इसमें साइंस के कॉन्सेप्ट हैं, और फिर क्या है? कैलकुलेशन। जो टर्म आएंगे उनसे रिलेटेड टर्म का क्या करना है हमको? कैलकुलेशन करना है। तो ये सब कंप्लीट साइंस नहीं है, इसमें सिर्फ कौन से वाले हैं? नेचुरल इवेंट की सिस्टमेटिक स्टडी। और यहाँ पे क्या है? कैलकुलेशन। मैं इसको समझ सकता हूँ कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट प्लस कैलकुलेशन बोले तो मैथ, इसका जो कॉम्बिनेशन है वो क्या कहलाएगा? आपका फिजिक्स। ये समझने के लिए, किसके लिए? इसी को मैंने क्या कर दिया और एक एक्सटेंड कर दिया। ये जो फिजिक्स है क्या है? सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नेचुरल इवेंट एंड कैलकुलेशन ऑफ रिलेटेड टर्म। ओके, अगली बात आती है कि जो साइंस है मैं इसमें इसको इस तरीके से समझ सकता हूँ कि कॉन्सेप्ट है और इसमें कैलकुलेशन है। जो भी टर्म्स आएंगे उसका क्या होगा? कैलकुलेशन। क्लियर? अगली बात करते हैं कि ये आपका कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन इतना कंफर्म हो गया। चलो अब देखते हैं कि अब हम जब भी फिजिक्स को पढ़ेंगे तो हमारे माइंड में क्या चलना चाहिए? सबसे पहला फर्स्ट थिंग क्या आना चाहिए कि मुझे सबसे पहले, मैं साइंस का ब्रांच पढ़ रहा हूँ, साइंस का ब्रांच डील कर रहा हूँ, तो सिस्टमेटिक स्टडी होगी। तो वो सारे सिस्टम्स हमारे अंदर क्या होने चाहिए स्टार्टिंग में ही फॉलो होने चाहिए। दूसरा, मुझे कैलकुलेशन करना है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले देखो, नाम से स्पष्ट है, क्लियर है, कॉन्सेप्ट प्लस कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी हमें? फिजिक्स में अगर हम देखें तो हमें सबसे पहले किसकी नीड होगी? क्वांटिटीज की। क्लियर है? क्वांटिटी सबसे पहले क्या आएगा? क्वांटिटी, जिसका हम कैलकुलेशन करेंगे, उसी से रिलेटेड इवेंट्स आएंगी। तो सबसे पहले क्या आएगा? क्वांटिटी जो है ये अमाउंट ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड क्वांटिटी। क्या ये क्लियर है? अमाउंट ऑफ एनीथिंग इज नोन एज क्वांटिटी। अब क्वांटिटी के टाइप्स, ये क्वांटिटी कितने टाइप्स की होगी? तो हम जब कभी भी टाइप जो वर्ड है कि ये कितने टाइप का है, तो इसके लिए हम सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आता है कि भाई कैसे होगा? तो टाइप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? बेस। क्या है? बेस, कि हम उसे किस तरीके से डिवाइड करें। तो इसको हमने किसके बेसिस पर? मेजरमेंट के बेसिस पर। किसके बेसिस पर? मेजरमेंट के बेसिस पर इसको दो टाइप में डिवाइड किया। पहला कौन सा? ये है फिजिकल क्वांटिटी। कौन सी? फिजिकल क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी? फिजिकल। Those quantity which can be measured are called physical quantities. दूसरा होता है virtual quantities. कौन सी? virtual quantities. अच्छा, those quantity which can be measured are called physical quantity. Those quantity which cannot be measured are called virtual quantity. अभी देखो, अब ये क्वांटिटीज जो हैं इनको मैं मेजर कर सकता हूँ। एग्जाम्पल आप बिल्कुल बोल सकते हो कोई भी जिसको हम मेजर कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग,
लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, एयर वॉल्यूम, मास, स्पीड, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, ये सारी क्वांटिटीज़ क्या होंगी जिसको मैं मेजर कर सकता हूँ, उसको क्या बोलेंगे हम? फिजिकल क्वांटिटीज। क्या बोलेंगे इनको? फिजिकल क्वांटिटीज। सारे नोट्स प्रॉपर बनाने हैं। ओके, चलो ये तो हो गई। अगली क्वांटिटी आती है वर्चुअल क्वांटिटी। क्या नाम है इसका? वर्चुअल क्वांटिटी। पर एक बात है कि वर्चुअल क्वांटिटी को हमने डिफाइन कैसे किया था? दोज क्वांटिटी विच कैन नॉट बी मेजर आर कॉल्ड वर्चुअल क्वांटिटी। ओके, तो अगर मान लो मैं इसको क्या कर सकता हूँ? मेजर नहीं कर सकता हूँ, तो सीधी सी बात है, कैलकुलेशन कर पाऊंगा क्या? बिल्कुल नहीं। तो ये जो है ये फिजिक्स में नहीं आएगा, क्योंकि मैं जब इसको कैलकुलेट ही नहीं कर पाऊंगा, मेजर ही नहीं कर पाऊंगा, तो कैलकुलेट कहाँ से करूँगा? तो उसका कैलकुलेशन आना नहीं है। और हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि होती क्या है, कैसे होती है, क्या है? तो सो सिंपल, इसको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। समझ तो सकते हैं ना, हमारा माइंड है, ओपन माइंडेड लोग हैं, हमें सोचना चाहिए बस। भले ही हम उसको पढ़ना नहीं, पर जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो हमारा माइंड उधर ही जाता है कि क्या है। तो ठीक है, इसको थोड़ी सी जानकारी के लिए समझ सकते हैं कि जो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे। देखो, वर्चुअल क्वांटिटीज़। वर्चुअल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जो मेज़र नहीं की जा सकती, पर होती ज़रूर है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वर्चुअल क्वांटिटीज जैसे कि हमारे इमोशंस, जैसे कि सैडनेस, हैप्पीनेस, खुशी, ये सब जो है ये क्या होते हैं? हमारे वर्चुअल क्वांटिटीज हैं। ये वर्चुअल क्वांटिटीज हैं, ये होती है पर हम इसको मेजर नहीं कर सकते। जैसे कि गुस्सा, दुख, सैडनेस, ये सब सारी चीज़ें जो है ये क्या होता है? ये मेज़र नहीं कर सकते हो। क्या आप मेज़र कर सकते हो? सोच के देखो। और अगर बोलो कि सर ये होता ही नहीं है, ये आप बोल नहीं सकते हो। अगर पापा गुस्से में हो, उनके सामने उल्टे सीधे 2 क्वेश्चन पूछ के देखो, आपको पता चल जाएगा गुस्सा क्या होता है। ओके, ठीक है, तो ये क्वांटिटीज़ होती है, और ये जो है ये वर्चुअल क्वांटिटीज़ आप पढ़ेंगे जरूर, ठीक है, पर इसके लिए एक अलग ही जगह है। इसको आप जो अपने सोशल स्टडीज़ में, कहीं पर जो ऑटोबायोग्राफी में वो इतना दुखी था, ऐसे इमोशन सब उसमें पढ़ोगे, इसकी जगह फिजिक्स में नहीं है। तो ये जो है ये सारी चीज़ें इसको हम अभी नहीं पढ़ेंगे। ओके, हम सिर्फ किसको पढ़ेंगे? इसको, फिजिक्स में, ठीक है, इसको अभी हम नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट अब देखते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़, इसको डिपेंडेंसी, ये किस पे डिपेंड करती है? डिपेंडेंसी के बेसिस पर फिजिकल क्वांटिटीज़ को फिर से 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला फंडामेंटल क्वांटिटीज, और दूसरा डेराइव्ड क्वांटिटीज। कौन सी? डेराइव्ड और फंडामेंटल क्वांटिटीज। जितनी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज ली गई ये सब की सब कैसी थी? ओनली फंडामेंटल क्वांटिटी, मतलब जो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करती, वो इंडिपेंडेंट होती। जैसे कि टाइम किसी पे डिपेंड नहीं करता। ओके, मास, ये एब्सोल्यूट क्वांटिटीज है, ये किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करती हैं, तो इनको बोलते हैं हम फंडामेंटल क्वांटिटीज। दोज क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट टू अदर क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। नेक्स्ट है आपका डेराइव्ड क्वांटिटी। डेराइव्ड क्वांटिटी क्या होंगी? दोज क्वांटिटी विच आर डिपेंडेंट टू अदर क्वांटिटीज आर कॉल्ड डेराइव्ड क्वांटिटी। अब जो डेराइव्ड क्वांटिटी हैं ये कितने टाइप की होंगी? वापस फंडामेंटल तो किसी पे डिपेंड ही नहीं करती। दूसरा, इसमें ये जो क्वांटिटीज़ हैं ये डायरेक्शन के बेसिस पर, जिस डायरेक्शन पे जो डिपेंड करेंगी और जो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेंगी, तो ये इसके बेसिस पर ये 2 टाइप की क्वांटिटी होती है। पहली होती है आपकी स्केलर और अगला होता है वेक्टर। कौन सा? स्केलर और वेक्टर।
those quantity which are independent to direction are called scalar, which are dependent, yeah, those quantity which having magnitude and as well as well defined direction are called vector quantities. तो ये आपके पास पहले क्या होगी, क्वांटिटी। क्लियर हुआ कि सबसे पहले फिजिक्स का नीड ये क्वांटिटी में क्यों है, हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है। फिजिक्स जो आप पढ़ रहे हो इसकी ये नीड क्या है, मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि सबसे पहले फिजिक्स का नीड है ये है कि जब तक आपके पास क्वांटिटी नहीं होगी तो कैलकुलेशन कैसे करोगे। ओके, तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। क्वांटिटी कंफर्म हो गया सभी को। क्वांटिटी क्या है, अमाउंट ऑफ एनीथिंग इज नोन एज क्वांटिटी। मेजरमेंट के बेसिस पर क्वांटिटी को दो तरीके से डिवाइड किया गया या टू टाइप से डिवाइड किया गया, फिजिकल क्वांटिटीज एंड वर्चुअल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, दोज क्वांटिटी विच कैन नॉट बी मेजर आर कॉल्ड वर्चुअल क्वांटिटीज। एग्जाम्पल दोनों के कंफर्म है। वर्चुअल क्वांटिटी को मेजर नहीं कर सकते, जब मेजर नहीं कर सकते तो कैलकुलेशन भी नहीं होगा, जब कैलकुलेशन नहीं होगा तो हम इसको यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। अगली चीज़ आती है डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी जो है, डिपेंडेंसी के बेसिस पर क्वांटिटीज़ को डिवाइड किया गया, फंडामेंटल क्वांटिटी और डेराइव्ड क्वांटिटी। तो सीधी बात है कि फंडामेंटल दूसरों पर डिपेंड नहीं करेगी, डेराइव्ड दूसरों पर डिपेंड करेगी। तो ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं वो इंडिपेंडेंट है, तो डायरेक्शन वगैरह भी किसी पे डिपेंड नहीं करेगी। डेराइव्ड जो है वो डिपेंड करेगी। तो डायरेक्शन के बेसिस पर क्वांटिटीज़ को फिर से टू टाइप्स में डिवाइड किया गया, स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर किसको बोलेंगे, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, उसको स्केलर बोलते हैं। या फिर डायरेक्शन होती भी है तो वो कैसी हो, वेल डिफाइन नहीं होना चाहिए, तब वो स्केलर है। जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि इसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। ओके, वेक्टर क्वांटिटीज, दोज क्वांटिटी विच हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज वेल डिफाइंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर्स या वेक्टर क्वांटिटीज। और इसमें एक बात आपको ध्यान रखना है कि सरफेस एरिया जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, ना कि स्केलर। ओके, और सरफेस एरिया अगर हम किसी का भी देखें तो जैसे अगर मैं ये सरफेस लूँ, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका अगर मैं सरफेस देखूँ तो ये एक रेक्टेंगुलर शेप है, लेंथ और ब्रेड्थ, तो इसका मैग्नीट्यूड होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, जिससे हम इसको उसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। और डायरेक्शन होगी इसके परपेंडिकुलरली अपवर्ड, ऐसे ऊपर की तरफ होगी। पेन की जो डायरेक्शन है इधर, ये नोक है, इस डायरेक्शन में उसकी क्या होगी, डायरेक्शन होगी। तो ध्यान रहे ये क्वेश्चन भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। सरफेस एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, नॉट डिफाइन, ये सभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं और बहुत सारे लोग इसमें गलती कर देते हैं। इसलिए मैं आपको सारी चीज़ें स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। और इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ओके, ये था आपका क्वांटिटी का डिस्क्रिप्शन। हाँ, बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि सर नहीं, इलेक्ट्रिक करंट को क्या होना चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए, पर इलेक्ट्रिक करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। ओके, चलो, अगर आपको ऐसा लगता है कि सर इलेक्ट्रिक करंट जो है वो तो क्या है, आपका डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, तो इसको वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए, तो वो वेक्टर के लॉ को फॉलो नहीं करता है। इसके लिए जो इलेक्ट्रिक करंट है वो स्केलर क्वांटिटी है। जब मैं वेक्टर पढ़ाऊंगा तो वो कौन से लॉ को फॉलो नहीं करता है और कैसे नहीं करता है वो भी बताऊंगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखें कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। ओके, हाँ, मैं आपको ये जो थ्योरेटिकल पोर्शन मैंने आपको बताया, मैं आपको एक बात एश्योर करता हूँ कि आप इन सारी चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को बिल्कुल सिस्टमेटिकली पढ़ें। अगर आप इसको सिस्टमेटिकली स्टडी करते हैं, आप चाहे JEE हो, नीट हो, CET हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका फिजिक्स सबसे स्ट्रांग हो जाएगा।
जिसका सबसे वीक होता है, जिससे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वो फिजिक्स में सबसे आपका स्ट्रॉन्ग करके दे सकता हूँ 100% गारंटी के साथ में। बट ध्यान रहे कि आपको मेरे जो लेक्चर्स हैं इसको कंटिन्यूसली आपको स्टडी करनी होगी और सिस्टमेटिकली जीरो से स्टार्ट करना होगा। आप बराबर सारी चीज़ें कवर कर सकते हो। ओके, तो चलो अगला स्टेप आगे देखते हैं। ये तो हो गई क्वांटिटीज़। अब क्वांटिटीज़ के बाद इसका मेजरमेंट। क्या टॉपिक का नाम ही, जब भी आप फिजिक्स पढ़ोगे तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी? मेजरमेंट से। किससे होगी? मेजरमेंट। अब इन क्वांटिटीज़ का हम क्या करेंगे? मेजरमेंट करेंगे। तो भाई चलो मेजरमेंट करने के लिए थोड़ी सी हिस्ट्री पे जाते हैं पीछे। कि मेजरमेंट करने के लिए सबसे पहले क्या पड़ेगा? किसका नीड होगा? तो सबसे पहले हमें पड़ेगा, या सबसे पहले हमें करना पड़ेगा सिस्टम ऑफ यूनिट की स्टडी। सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट से पहले यहाँ पे आया कि भाई यूनिट क्या होती है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज यूनिट। हमें पढ़ना क्या है? सिस्टम ऑफ यूनिट। पर यूनिट क्या चीज़ होती है, जब तक ये हमें पता नहीं चलेगा तब तक हम सिस्टम के बारे में कैसे पढ़ेंगे? सिंपल। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? यूनिट की। तो यूनिट क्या होती है? यूनिट जो है, यूनिट जैसे कि हम बात करें किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए जो रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती है, हम उनको क्या बोलते हैं? यूनिट। बट ये यूनिट कैसी होनी चाहिए? इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए? भाई यूनिट कैसी होनी चाहिए? यूनिट होनी चाहिए स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का क्या मीनिंग? हम जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं स्टैंडर्ड, इसका क्या मीनिंग है? स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो है टाइम और प्लेस के रिस्पेक्ट में कैसी होनी चाहिए? चेंज नहीं होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि ये एक हमने सेंटीमीटर स्केल लिया, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ का सेंटीमीटर अलग है, वहाँ मतलब जो जलगांव का अलग है, दिल्ली का अलग है, मुंबई का अलग है, या कहीं और का दूसरा अलग है। ऐसा नहीं होगा। वो कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। उसे ही हम क्या बोलेंगे? स्टेबल बोलेंगे, या फिर हम उसे स्टैंडर्ड बोलेंगे। ओके, तो यूनिट जो है वो कैसी होनी चाहिए? स्टैंडर्ड होनी चाहिए। ओके, इसका पहली प्रॉपर्टी क्या है यूनिट की? ये स्टैंडर्ड होना चाहिए। दूसरी बात ये वेल डिफाइन होनी चाहिए, नहीं तो कोई इसको मानने के लिए तैयार नहीं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्लियर हो। तो यूनिट की अगली क्वांटिटी क्या है, या अगली प्रॉपर्टी क्या है? कि वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए। अगली बात क्या है? कि वो एक्सेप्टेड होनी चाहिए सभी लोगों की। बोले तो हम क्या बोलेंगे इसको? यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। क्लियर? अगला क्या होना चाहिए इसको? यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना चाहिए। अगला कि ये रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए, मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, या सेंटीमीटर को मिलीमीटर, या फिर हम किलोग्राम को मिलीग्राम, क्विंटल, टन, इसमें आसानी से इसको क्या कर सके? हम कन्वर्ट कर सके। ओके, तो ये एक यूनिट की प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो कि एक अच्छी यूनिट मानी जाएगी। जैसे कि अगर हम इसको देखें कि जो यूनिट है, यूनिट जो इसके लिए यूनिट की सबसे पहले हम इसको डेफिनेशन को वापस में रिपीट कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुने। यूनिट किसको बोलेंगे? दोज स्टैंडर्ड रेफरेंस विच इज़ यूज टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। क्लियर हुआ? एक ऐसा स्टैंडर्ड रेफरेंस जिसकी हेल्प से हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं, उन स्टैंडर्ड रेफरेंसेस को क्या बोलते हैं हम? यूनिट। क्लियर? ओके, अब यूनिट ये हो गई। दूसरी बात ये, क्लियर? दोज स्टैंडर्ड रेफरेंस विच इज यूज टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट।
क्लियर? ठीक है। अब यूनिट की प्रॉपर्टीज, जो अच्छी यूनिट्स हैं या गुड यूनिट के कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, तो इसके लिए सबसे पहले गुड यूनिट की सबसे या अच्छी यूनिट की जो कैरेक्टरिस्टिक है, पहले क्या होना चाहिए? इट शुड बी स्टैंडर्ड। इट शुड बी स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब अब थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था कि ये टाइम और प्लेस के साथ में चेंज नहीं होना चाहिए। सेकेंड प्रॉपर्टी, इट शुड बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। थर्ड क्या होना चाहिए? थर्ड होना चाहिए इट शुड बी इजीली रिप्रोड्यूसेबल, या इसको आसानी से रिप्रोड्यूस किया जा सके दूसरे इसमें, या आप इसे सीधे तरीके से सिंपल लैंग्वेज में है इजीली कन्वर्टेबल टू अदर यूनिट्स। तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि अदर यूनिट में ये इजीली कन्वर्ट हो सके, ये इसकी मेन प्रॉपर्टीज़ है। और हाँ, ये क्वेश्चन चाहे बोर्ड का जो भी है, मैं बता दूं आपको कि आपका जो पहला एग्ज़ाम होगा कॉलेज में, फर्स्ट जो आपका एग्ज़ाम है, तो उसमें ये क्वेश्चन आसानी से पूछा जाता है 2 से 3 मार्क्स के लिए कि व्हाट इज़ यूनिट एंड राइट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनिट्स। ओके, तो ये एक अच्छी यूनिट के कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ये पूछे जाते हैं, तो इसको आप ध्यान रखें। ओके, चलो अब इसके बाद आते हैं कि दुनिया में सब लोग अलग अलग तरीके से स्टडी कर रहे थे। ओके, तो सब ने अपना अपना अलग अलग सिस्टम बनाया। तो अब हम देखते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। वैसे तो इंडियन हिस्ट्री की बहुत अच्छी रही है, बट इसको कभी ऐसा कोई वैल्यू नहीं मिली। हम आज जो स्टडी करते हैं ब्रिटिश इंग्लिश या ब्रिटिश सिस्टम या ऑफ स्टडी या एजुकेशन का जो ब्रिटिश सिस्टम है उसी को फॉलो करते हैं, और हमारा जो एक्चुअल सिस्टम है उसकी हम स्टडी नहीं करते। एक तो इसका रीज़न भी है कि हमारे पास प्रॉपर्टी है नहीं। पहले हम लोग जो इंडियन टेक्नोलॉजी की बात करें तो बहुत सारा सब कुछ होता था, पर अभी हम इसका यूज़ यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि हम जो छोटी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए इन फिंगर की जो मोटाई है, थिकनेस, इससे मेजर करते थे। जब ज़रूरत पड़ती थी हैंड से करते थे, पर ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, इसलिए ये स्टैंडर्ड नहीं होता था। ओके, तो हम लोग जो है बेसिकली जो सिस्टम है हमारे सिलेबस में, हम उन्हीं को पढ़ेंगे। ओके, इनको कभी ज़रूरत पड़ेगी तो हम इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला होता है CGS सिस्टम। CGS सिस्टम। दूसरा होता है, मैं सबके नाम लिख लेता हूँ पहले, FPS सिस्टम। FPS सिस्टम। थर्ड होता है MKS सिस्टम। ये सभी आप लोगों ने पहले से पढ़ा रखा होगा। और एक और होता है फोर्थ, जिसको बोलते हैं हम SI सिस्टम। क्या बोलते हैं? SI सिस्टम। ओके, चलो अब देखते हैं हम CGS सिस्टम। CGS सिस्टम जो है नाम से स्पष्ट है, CGS। तो इसने क्या किया? 3 फिजिकल क्वांटिटीज को लिया, मेनली लेंथ, मास और टाइम। कौन सा लिया? लेंथ, मास और टाइम। इसने क्या किया? लेंथ को सेंटीमीटर, मास को ग्राम और टाइम को सेकंड में मेजर किया। किसमें मेजर किया? सेकंड में मेजर किया। तो ये बन गया क्या? CGS सिस्टम। हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, इट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। इट मेजर्स लेंथ इज सेंटीमीटर, लेंथ इन सेंटीमीटर, मास इन ग्राम एंड टाइम इन सेकेंड। इसको दोस्तों डेवलप किया था फ्रेंच लोगों ने, अपने स्टडी के लिए ही इसको डेवलप किया था उन्होंने। इसका बेसिक पर्पस सेकेंड। दूसरा होता है FPS सिस्टम। ये फ्रेंच लोगों का सिस्टम है,
ब्रिटिशर्स लोगों का ये सिस्टम है, इसे ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम ऑफ यूनिट भी बोलते हैं। इसने लेंथ को फुट में मेजर किया और मास को पाउंड में मेजर किया और टाइम को सेकंड में, और क्या बन गया, फुट पाउंड एंड सेकंड। हम इसको भी ऐसे ही बोल सकते हैं, इट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ फुट पाउंड एंड सेकंड। इट मेजर्स लेंथ इन फुट, मास इन पाउंड एंड टाइम इन सेकंड। अगला एमके सिस्टम, इट इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ मास मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। इट मेजर्स लेंथ इन मीटर, मास इन किलोग्राम एंड टाइम इन सेकंड। और ये जो है ये फ्रेंच लोगों ने ही इसे डेवलप किया था और ये उसका क्या है, डेवलप्ड फॉर्म है। एमके सिस्टम जो है वो सीजीएस सिस्टम का ही क्या है, डेवलप्ड फॉर्म है। सीजीएस सिस्टम से ही किसको डेवलप किया गया, एमके सिस्टम को। तो यहाँ पर जो मीटर, किलोग्राम और सेकेंड, ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट है सीजीएस और एमकेएस, ये इसी का डेवलप्ड फॉर्म है। ये ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम है, ये इसको एफपीएस सिस्टम भी बोलते हैं। अगला ये जो एसआई यूनिट है, ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है। कौन सा है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। बट इसको एसआई क्यों बोलते हैं, एसआई इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इसमें फ्रेंच लैंग्वेज का इफेक्ट है। क्योंकि यहाँ पर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, अगर हम ब्रिटिश इंग्लिश में बोलें तो क्या बोलेंगे इसको, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। बट फ्रेंच लैंग्वेज में इसको ऐसा बोलते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल ऐसा एपोस्ट्रोफी साइन के साथ ऐसा, इसका मतलब ही होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इसलिए इसको एसआई सिस्टम कहा जाता है। ओके, और जो एसआई सिस्टम जो बना है, इसको लेकर, एसआई सिस्टम को लेकर जो है लगभग 13 साल के आसपास इसका टाइम लगा। और सबसे पहली बात यह है कि ये 3 सिस्टम थे, तो इसकी नीड क्यों हुई, इसको पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट को इकट्ठा करके सभी लोगों ने इस सिस्टम को बनाया। ओके, इसमें नियर अबाउट 13 से 15 साल का टाइम लगा था। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि जो एसआई सिस्टम है पूरे वर्ल्ड के लिए, ताकि कैलकुलेशन का जो सिस्टम है एक जैसा हो जाए, इसके लिए इस सिस्टम ऑफ यूनिट का फॉर्मेशन किया गया। दूसरी बात, सारे वर्ल्ड के साइंटिस्ट को इकट्ठा करना बहुत ही चैलेंजिंग था, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा। और इसका फॉर्मेशन फाइनली अक्टूबर, ध्यान रहे, अक्टूबर 1960 में ये कंप्लीट हुआ। कब हुआ, अक्टूबर 1960 में ये कंप्लीट हुआ। और जो कहाँ पे हुआ, अक्टूबर 1960 में जो फ्रांस का कैपिटल है पेरिस, पेरिस के पास में सेवरस नाम का प्लेस है। कौन सा, सेवरस नाम का प्लेस है, वहाँ पर ये आज भी इंटरनेशनल लेबोरेटरी है फिजिक्स की, वहाँ पर ये फाइनल मीटिंग हुई। अक्टूबर मंथ में फाइनल कंप्लीट हुई, इसलिए डेट नहीं है उसमें, अक्टूबर मंथ में ये कंप्लीट हुआ। अक्टूबर 1960 कहाँ पर, एट सेवरस नियर टू पेरिस इन फ्रांस। इस बात को ध्यान रखें, ये जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एसआई सिस्टम का फॉर्मेशन कब हुआ और कहाँ हुआ, सेवरस नियर टू पेरिस इन फ्रांस। ओके, चलो इसके लिए अभी आगे की जो बातें हैं इसमें इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे सेकंड लेक्चर में। आज के लिए, अभी के लिए इतना है।